एसएससी जेईई सीबीटी 2 10 मिनट 10 क्वेश्चंस का आज है डे 2। कल के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स को देखने के बाद आज मैं रुक नहीं पाया और आप लोगों के लिए एक दूसरा सेशन लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे, इस सेशन पे। सभी लोग सबसे पहले जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड कल का जो सेशन था उसमें आप सभी लोगों के इतने बढ़िया कॉमेंट्स थे और आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि डेली शाम को 5 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलेगी, जिसमें आप सीबीटी 2 की तैयारी करोगे। ऑल न्यू डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे और जिससे आप लोग अपनी सीबीटी 2 को भी लाइन बाय लाइन तैयार करते हुए जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मेरा इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं? देखो, अगर आप लोग के नंबर बॉर्डर लाइन पर हैं, अगर आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो भाई आप तैयारी जरूर करो। अगर हो गया तो आपकी तैयारी चलती रहेगी और अगर नहीं भी हुआ तो इस तैयारी से आपका कोई लॉस नहीं होगा। आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी इस तैयारी का यूज कर सकते हो, इसलिए तैयारी जरूर करो। अब चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, अ बार ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स इफ द लेंथ इज डबल एंड द हाफ वाइड, ओके, देन द एक्सियल स्ट्रेस विल बी। क्या बात है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए गाइज आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इसका आंसर बताएंगे कि अच्छा ये हाफ वाइड हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, डी इसका है ना, जो इसका डी है वो हाफ हो जाएगा और हाफ होने के बाद अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो उसका आंसर 4 टाइम्स आएगा और यहीं पर ही बिकम्स 4 टाइम्स में आंसर गलत कर दोगे। घनघोर गलत आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गाइज यहां पर आपको एक बात सोचनी है, जो बात आप लोग थोड़ा सा फील भी करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को बार के बारे में बताया और ये जो बार है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखो। क्या इस बार में आप लोगों को कहीं पर डायमीटर की चीज बताई जा रही है? क्या आप लोग इसमें कहीं पर भी डायमीटर देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, तो फिर ये डायमीटर का है ही नहीं। ये है लेंथ का और ये है वाइड मतलब विड्थ का। मतलब यहां पर जो आपका बार है वो उसका क्रॉस सेक्शन एक तरीके का देखा जाए तो रेक्टेंगल होने वाला है, राइट। अगर मैं रेक्टेंगल के बारे में बात करूं या स्क्वायर के बारे में बात करूं, तो जो उसका एरिया होता है बेटा, एरिया, राइट, वो कितना होगा? लेंथ इनटू विड्थ, राइट। अब यहां पर लेंथ क्या करी गई है? डबल करी गई है, मतलब 2l कर दिया गया है। इनटू विड्थ क्या करी गई है? हाफ वाइड है, मतलब w/2 कर दिया गया है। तो 2 से 2 कट जाएगा, l इंटू डब्ल्यू ही आने वाला है। मतलब इस केस में आप लोगों का जो एरिया होगा वो क्या होगा भाई? स्ट्रेस क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप इसके एरिया को कैसे देखोगे, राइट? एरिया को इसी तरीके से लेंथ और विड्थ पे देखोगे, है ना, और इसी तरीके से आंसर लगाओगे। बस यहां पर आंसर लगा दिया जाएगा, बिकम्स सेम, रिमेन्स सेम। अब जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब पूछो क्यों गलत हुआ है? भैया एक चीज जो आप लोगों को समझनी है, जो आप ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं समझ पाए, वो ये था कि जब भी कभी आप किसी भी बार को लेकर के जा रहे हो तो बार में ये होती है लेंथ, राइट, ये होती है आप लोगों की विड्थ, ये विड्थ है और ये है हाइट। तो जो स्ट्रेस लग रहा है वो तो इस जगह पे लगेगा, तभी तो लेंथ आपकी डबल होगी। भाई स्ट्रेस आपका इस एरिया पे लगेगा ना, ऐसे समझो ना। स्ट्रेस तो इस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। जब आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस लगाओगे, मतलब लोड लगाओगे, तभी लोड लगने की वजह से ये क्या होगी? खींचेगी। और जब ये खींचेगी तभी इसकी लेंथ L से 2L होगी। ये वाली बात, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अब जब हम यहां पर स्ट्रेस लगाते हैं तो ये A इंटू एल लगा रहे हो, ये गलत है। A इंटू एल नहीं होगा। मतलब यहां पर एरिया जो लिया है ना, वो एरिया पता है क्या होगा? एरिया होगा विड्थ इंटू हाइट का। अब यहां पर हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन विड्थ बता दिया कि विड्थ क्या हो रही है? हाफ हो रही है, मतलब W/2 हो रही है। और इसी को ही अगर मैं लेकर के जाऊं ऊपर, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? दैट इज 2p डिवाइडेड बाई W इंटू एच, यही मिलेगा, राइट। अगर यही मिल रहा है तो 2p W इंटू एच, ये आपका एरिया हो गया, 2 हो गया, मतलब p इंटू W इंटू एच होना था। अब क्या हो गया? 2 इंटू पी डिवाइडेड बाई W इंटू एच। मतलब ये कहने का क्या है? मतलब ये है कि यहां पर स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? बिकम्स डबल। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस सकते थे। मैंने आपको 2 कॉमन रॉन्ग आंसर बताया और 2 कॉमन रॉन्ग आंसर से आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ये अगर किसी ने करा तो ये क्या है? आपकी रॉन्ग अप्रोच है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ बढ़िया सीखा। अगर बढ़िया सीखा है तो एक बार गुलाबी दिल के साथ जरूर बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिजाइन ऑफ,
ओके अब गाइस यहां पर बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी हम कहां पर लगाते हैं? तो आपको पता है कि जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है बेटा, वो किसमें वीक होता है? ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन टेंशन। वीक इन टेंशन, यस बेटा, ये टेंशन में वीक होता है, बहुत शानदार। और जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है बेटा, वो किसमें वीक होता है? वीक इन शेयर, राइट, वीक इन शेयर। अब यहां पर शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो मटेरियल वीक होगा उसी की तो स्टडी करनी है। अब शेयर स्ट्रेस थ्योरी मतलब हम डक्टाइल मटेरियल ढूंढेंगे। कास्ट आयरन डक्टाइल है, काट दो। एल्यूमिनियम डक्टाइल है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है निक्रोम, निक्रोम क्या होता है? निकलोक्रोमियम से बना हुआ है, ये भी आपका डक्टाइल नहीं होगा। और यहां पर कह रहा है इलास्टोमर्स, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरीज अ पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड। इफ द लेंथ इज डबल देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बिकम। देखो गाइस, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और इससे कुछ भी हो सकता है, राइट। अब अगर देखा जाए तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? WL³/3EI। क्या यही होगा? राइट, क्या यही होगा? है ना, यही होगा ना, WL³/2EI होगा, राइट, या WL³/3EI होगा। और यहां पर आंसर क्या होगा? WL³/2EI, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 2EI। तो हमें वैसे इससे भी लेना देना नहीं है, हमें तो डिफ्लेक्शन का इससे लेना देना है। लेंथ को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है, तो 2⁻³ विल गिव यू 8। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 8 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द होल वॉल्यूम इज इक्वल टू। अब देखो गाइस, जब भी कभी हम स्ट्रेन एनर्जी के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया हुआ σ²/2EI से हम लोगों का आंसर आ जाता है, राइट, है ना। अगर शेयर स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो τ²/2g, राइट, यही वैल्यू निकालते हो। लेकिन बेटा ये जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज ये पर यूनिट वॉल्यूम की होती है, याद रखना, पर यूनिट वॉल्यूम की। अगर इन्होंने पूछा है इन होल वॉल्यूम तो यहां पर आपका आंसर होगा σ²V/2E, राइट। दिस विल बी द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं पर भी नहीं दिया है। मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काट देना। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट कंडीशन फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ अ रोटेटिंग मास सिस्टम इज। अब गाइस रोटेटिंग मास सिस्टम के लिए जो स्टैटिक बैलेंसिंग करनी है उसे हम क्या करते हैं? समीशन ऑफ mr is equals to 0. So answer will be option number B. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या इन द 4 bar mechanism the link before the link which oscillates 270 degrees is called। हा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं स्टूडेंट फंसे बिना नहीं रह सकता। क्वेश्चन में देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कह रहा है 4 bar link mechanism, क्या बात है, कह रहा है द लिंक बिफोर द लिंक which oscillates 270 degrees, राइट। अब देखा जाए ये फिक्स लिंक होती है, राइट। एक लिंक ये मान लेते हैं, एक लिंक ये मान लेते हैं और एक लिंक ये मान लेते हैं, राइट। जब लिखा हुआ है कि एक लिंक है जो 270 डिग्री तक ही ऑसिलेट कर सकती है, राइट, 270 डिग्री तक ही ऑसिलेट कर सकती है, तो उस तरीके की लिंक को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? रॉकर, राइट। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये यहां तक जो ऑसिलेट होगा ये होगा 270 डिग्री वाला, ये कहलाएगा बेटा रॉकर, राइट। ये क्या होता है बेटा? आपका क्रैंक बोलते हैं। ये 360 डिग्री का मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये जो आपको फिक्स सपोर्ट दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, और ये जो लिंक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपलर, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है? द लिंक बिफोर द लिंक विच ऑसिलेट 270 डिग्री। तो रॉकर ये जो 270 डिग्री ऑसिलेट कर सकता है, राइट। अब अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्रैंक है, ये भी 270 डिग्री कर सकता है, लेकिन क्रैंक के लिए ऐसा बोला जाता है कि हम सिर्फ 270 डिग्री नहीं कराना चाहते, जो पूरा का पूरा घूम सकता है वो क्रैंक है। 360 डिग्री रोटेशन मारता है, लेकिन रॉकर कभी भी 360 नहीं मार सकता। इसलिए इस रॉकर के पहले की लिंक क्या है? कपलर है। सो क्वेश्चन इज अबाउट द कपलर, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन दैट द इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी। वाह, बहुत बढ़िया।
अब यहां पे आपको पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रहा है, मतलब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, राइट। तो इसमें आंसर आप लोग रिमेन्स कांस्टेंट लगाओगे, जो कि घनघोर गलत हो जाएगा, है ना, घनघोर गलत हो जाएगा, राइट, है ना। ये वाली बात तो समझ में आ रही है, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल सही, ओके। अब गाइस इस कॉन्सेप्ट से तो आंसर ये वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को देखो जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। कैसे कंफ्यूज होगा, उसको पता है कि सर ये जितनी भी आप कहानी सुना रहे हो, इस कहानी से आपको एक चीज समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है कि आप रियल गैस नहीं आइडियल गैस की बात कर रहे हो। यहां पर लिखा हुआ है रियल गैस, रियल गैस के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अब इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी रिमेन कांस्टेंट, सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ही होना है। लेकिन देखो पूछा किस तरीके से गया है, जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया रियल गैस की बात कर रहा है तो कांस्टेंट तो नहीं होगी, है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, लेमिनार फ्लो की बात कर रहा है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी घनघोर गलत होगा बेटा, राइट। देखो अगर मैं फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में बात करता हूं, ये क्या होता है 64 अपॉन आर ई, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका 16 अपॉन आर ई, राइट। तो अगर देखा जाए तो यहां पर जो आप लोगों का फ्रिक्शन फैक्टर है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट, फ्रिक्शन फैक्टर कैपिटल एफ कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ कर देते हैं, राइट। 64 अपॉन आर ई और 16 अपॉन आर ई। अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि फ्रिक्शन फैक्टर हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट इन वेल्डिंग हीट अफेक्टेड जोन इज द रीजन। वेल्डिंग में जो हीट अफेक्टेड जोन है वो क्या होता है, कंप्लीटली मेल्टेड होता है, बिल्कुल भी नहीं। अनअफेक्टेड बाय हीट, बिल्कुल भी नहीं, अफेक्टेड बाय हीट होता है। हुज प्रॉपर्टीज कैन चेंज ड्यू टू हीट, बिल्कुल सही बात है। वेयर फिलर मटेरियल सॉलिडिफाई, ये भी काट देना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है विच मटेरियल शोज द हाईएस्ट डैंपिंग कैपेसिटी। अब देखो गाइस, जब भी कभी हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट डैंपिंग कैपेसिटी की, डैंपिंग कैपेसिटी कहने का मतलब वो हो जाता है जहां पर कोई भी मटेरियल आपकी वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एक रियल एग्जांपल रखना कि जो लेथ मशीन होती है ना, लेथ मशीन के नीचे हम लोग लेथ बेड बनाते हैं, वो किस मटेरियल का बनाते हैं, आप बोलोगे कास्ट आयरन का। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हाईएस्ट डैंपिंग कैपेसिटी वाले मटेरियल होते हैं वो हमेशा ब्रिटल होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ वो वाइब्रेशंस को रोक सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन पे ताला लगाइएगा, दैट विल बी द एब्सोल्युटली विल बी द करेक्ट विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। सो गाइज ये था आज का 10 मिनट 10 सवाल, एंड आई गेस हमने 10 मिनट में ही सॉल्व कर लिया है। एंड इसी तरीके के क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहते हो, एसएससी सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हो, सारे बैचेस आप लोगों के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो गाइज इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना और बढ़िया तरीके से तैयारी करना। और उसके साथ एक चीज और बता दूं, अगर ऐसे ही सेशंस आपको चाहिए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो। आपके कोई डाउट हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को समझना चाहते हो स्पेशली फॉर सीबीटी 2, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके लिए भी कोई ना कोई बढ़िया सा सेशन बना दूंगा। आप लोगों को 10 मिनट 15 मिनट में वो टॉपिक भी समझा दूंगा। तो टॉपिक के भी नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक के साथ सेशन में बने रहना, और कल भी आना, कल भी शाम को 5 बजे हम क्लास करेंगे, डेली शाम को 5 बजे सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, रात को अभी 8:30 बजे जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, तो जरूर देखना उसे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।